सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया गया है और चैप्टर नंबर 4 भी प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को भी आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में एकदम सेट कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें मेरे भाई, तो हमको फ्लावर पढ़ना है, देन हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे एंड एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। आज के सेशन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर बात करते हैं मेरे भाई? फ्लावर्स के ऊपर। तो अगर हम फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखोगे अच्छे से समझोगे, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक कहने का मतलब डंठल। ये डंठल आगे जाकर कुछ इस तरीके से फूल जाता है, इसे हम लोग थैलेमस कहते हैं। ये जो है ये क्या है भाई? ये है आपका स्टॉक। इस स्टॉक को मेरे भाई आप पेडिसल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेडिसल कह सकते हैं। और ये आपका है थैलेमस। दिस इज योर थैलेमस। उसके अलावा आपको यहां पे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इस ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इस ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सेपल कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो सेपल के अंदर क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है। इस तरीके से सेपल के अंदर इस तरीके से कलर्ड पार्ट होता है। इसे हम लोग पेटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे हम लोग पेटल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई? इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। और इस तरीके से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसे हम लोग एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एंथर कहते हैं। और ये पार्ट आपका कहलाता है फिलामेंट। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। और ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर कहलाता है स्टेमन। क्या कहलाता है मेरे भाई? स्टेमन कहलाता है। अब इधर आइए, इस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। दिस इज योर स्टिग्मा। ये क्या है मेरे भाई? स्टिग्मा है। इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। अभी सब बताएंगे क्या होता है। इसे क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये हमारा कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों मिलकर आपका कहलाता है पिस्टिल। क्या कहलाता है दोस्त? पिस्टिल। या इसे आप कार्पेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्पेल भी कह सकते हैं। ये आपका एक फ्लावर का डायग्राम हुआ। क्या ये डायग्राम आपके ब्रेन में सेट है? क्या ये डायग्राम आपके ब्रेन में सेट है? अब समझिएगा कहानी क्या होता है। ये जो आप सेपल देख रहे हैं, इस सेपल के गुच्छे को, इस सेपल के गुच्छे को, गुच्छा यानी कि वॉल, ग्रुप, सर्किल, इस सेपल के वॉल, ग्रुप या सर्किल को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कैलिक्स कहते हैं। और अगर हम बात करें वॉल या ग्रुप ऑफ पेटल, तो इसे हम लोग कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। तो अगर आपसे पूछेंगे बताओ कैलिक्स क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स कहते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स कहते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो इधर क्या कह रहा है मेरे भाई, लाइन को समझोगे। द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम क्या होता है भाई? वॉल ऑफ स्टेमन। आपने जो स्टेमन देखा था उसके गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। और जो आपने कार्पेल या पिस्टिल देखा था उसके गुच्छे को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। अब इधर समझोगे मेरे बात को। पहले एंड्रो का मतलब होता है मेरे भाई मेल। एंड्रो शब्द रिप्रेजेंट करता है मेल को, और गाइनी शब्द जो है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो हमको बताओ एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल? तो भैया वो होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। गायनी जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, तो गाइनोशियम जो है वो क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
और देखो कह रहा था एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमन। एंडोशियम क्या होता है? वॉल ऑफ स्टेमन होता है, रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। एंड गाइनोशियम की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। क्या यहां तक क्लियर है? गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहां तक? ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो डायग्राम मैंने बताया वही सेम डायग्राम यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। ये आपका ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका सेपल कहलाता है। ये स्टॉक है, इसे हम लोग पेडिसल भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको ओव्यूल दिख रहा है जो ओवरी के अंदर होता है। कलर पार्ट जो है पेटल है। एंथर फिलामेंट मिलाकर स्टेमन कहलाता है। यहाँ पे आपको पॉलन ट्यूब भी दिखाया गया है। स्टिग्मा प्लस स्टाइल, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी मिलाकर आपका पिस्टिल कहलाता है। क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक एकदम क्लियर है? चलिए नाउ अब हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब वहां से मैंने स्टेमन को निकाला। कहां से स्टेमन को निकाला? यहां से मैंने स्टेमन को निकाला। मैंने क्या किया? इस स्टेमन को मैंने क्या किया भाई? इस फ्लावर से निकाला। इस फ्लावर से इस स्टेमन को निकाला। अब इसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। किसके ऊपर? स्टेमन के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। और करते हैं। देखो अगर हम स्टेमन को निकाल के देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्टेमन का। ऊपर में हमारे पास बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग एंथर कहते हैं। यहाँ पे दो लोब देखने को मिलेगा। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? एंथर कहते हैं। अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर जो है वो तुम्हारा टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है दोस्त? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। भैया टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब, जब तुम इस एंथर को काट के देखोगे, काट के देखने का मतलब जब तुम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे, ऐसे काट के देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा। इसका डायग्राम आगे हम लाए हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे और लेयर्स दिखेंगे। टोटल 4 वॉल लेयर्स होते हैं। कितने 4 लेयर्स होते हैं भाई? 4 वॉल लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक और बना देते हैं भाई, एक और बना देते हैं। जब आप एंथर का क्या कीजिएगा? जब आप एंथर का टीएस कीजिएगा यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन कीजिएगा एक यंग एंथर का, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे बाहर में आपका एपिडर्मिस होता है, देन इंडोथीशियम होता है, मिडल लेयर होता है, उसके अलावा आपका अंदर में टेपेटम होता है। और इस पूरे इतने स्ट्रक्चर को हम लोग एक माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम 1 2 3 4, जब माइक्रोस्पोरेंजियम ढेर सारा हो तब इसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल देख के बताओ इसमें कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है? अरे देख के बताओ इसमें कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। कितना है? 4, 1 2 3 4। टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितना है मेरे भाई? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ बात? कितना माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस वजह से इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, इस वजह से इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। क्लियर है बात? और देखो यहाँ पे एक लोब, ये तुम्हारा एक लोब हुआ और ये तुम्हारा दूसरा लोब। हर लोब में थीका पाया जाता है। थीका कुछ नहीं है, एक लेयर होता है। एक लेयर होता है थीका। ठीक है, एक लेयर होता है थीका। हर लोब में 2 थीका पाया जाता है। हर लोब में कितना थीका पाया जाता है? 2 थीका पाया जाता है। ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज दे आर डाइथीकस। इस वजह से एंथर को हम लोग डाइथीकस कहते हैं। अगर एंथर में पूछेगा तो 4 थीका, लेकिन हर लोब में पूछेगा तो कितना थीका? 2 थीका। समझ में आया बात? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं भाई? डाइथीकस कहते हैं। जो हमारा एंथर है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कहने का मतलब 2 लोब होता है, उसके अंदर 4 स्पोरेंजिया पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस वजह से उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। और हर लोब में 2 थीका पाया जाता है। इस वजह से हम लोग उसे डाइथीकस कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? और इसका जब आप कॉर्नर्स देखिएगा तो 4 कॉर्नर है। दैट्स व्हाई इसे हम लोग टेट्रागोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रागोनल कहते हैं। 4 कॉर्नर होने के वजह से इसे क्या कहा जाता है? टेट्रागोनल कहा जाता है। क्या एंथर के बारे में क्लियर? क्या एंथर के बारे में जो तो बताया सब क्लियर? जितना बताया एंथर के बारे में सब क्लियर। अब बात करते हैं फिलामेंट्स के ऊपर। अगर हम फिलामेंट्स की बात करें मेरे भाई, किसकी? फिलामेंट्स की। तो फिलामेंट्स क्या होता है? लॉन्ग एंड सिलेंडर। लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका क्या कहलाता है? फिलामेंट्स कहलाता है। सिलेंडर का मतलब होता है लचीला यानी फ्लेक्सिबल। ये आपका कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। याद ये रखना है कि जो हमारे पास फिलामेंट्स होता है उसके 2 एंड होते हैं। नीचे वाले एंड को हम लोग प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं।
प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, और ये एंड कहलाता है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो अटैच होता है या तो थैलेमस से या तो पेटल से। देखो कैसे, देखो ये क्या है भाई, ये है प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो है या तो किससे अटैच होगा भाई, थैलेमस से अटैच होगा, है ना, ये थैलेमस है हमारा, या तो थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल से अटैच होगा। क्लियर है भाई? तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, कहा गया भाई, आगे है, देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है मेरे भाई कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर। और यहां से सवाल नीट 2017 में आया था, शायद 2017 या 2016 में, कि पूछिए बताइए कि प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो कहां अटैच होता है, तो वो अटैच होता है थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर, या तो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? और ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलाकर हमारे क्या कहलाते हैं, दोनों मिलाकर हमारे स्टेमेन कहलाता है, दोनों मिलाकर हमारा क्या कहलाता है, स्टेमेन कहलाता है। क्या यहां तक क्लियर है? अगर एंथर की बात करें तो बाइलोब्ड होगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट होगा, 4 स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। डाइथिकस है, डाइथिकस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर लोब में 2 थीका है, हर लोब में 2 थीका है, ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज देयर डाइथिकस। थीका क्या होता है, कुछ नहीं, एक लेयर होता है, एक थिकनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा ये टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, 4 कॉर्नर्स देखने को मिलता है, ये कहानी एंथर का। फिलामेंट्स की बात करें तो लॉन्ग और सिलेंडर होता है, लंबा होता है, लचीला होता है। अगर बात करें इसके प्रॉक्सिमल एंड की, तो प्रॉक्सिमल एंड जो है इसका ये अटैच होता है या तो थैलेमस से या तो पेटल से, या तो थैलेमस से या तो पेटल से। यहां तक क्लियर है? अब देखो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, एक यंग एंथर का हम क्या देख रहे हैं भाई, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। देखो जब हम एक यंग एंथर को काट के देखते हैं, ऐसे काट के देखते हैं, तब हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि सबसे बाहर जो लेयर है वो हमारा कहला रहा है एपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोथीशियम, देन आपको दिखाएगा मिडल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन का। क्या का? प्रोटेक्शन का। और साथ ही साथ डिहाइसेंस ऑफ एंथर, या ये क्या करता है, एंथर को खुलवाता है ताकि पॉलन ग्रेन क्या करे, रिलीज कर पाए, पॉलन ग्रेन रिलीज कर पाए। समझ में बात? तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर का काम है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन एंथर डिहाइसेंस। और किसमें हेल्प करता है? एंथर डिहाइसेंस में, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेपेटम। टेपेटम की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर होता है। कैसा होता है दोस्त? इनर मोस्ट लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये नरिशमेंट पहुंचाता है ताकि पॉलन ग्रेन डेवलप कर सके। ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि पॉलन ग्रेन डेवलप कर सके। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजेनस सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजेनस सेल होते हैं। अब हमको बताओ, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजेनस सेल आर कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। वो हमारा क्या कहलाएगा? स्पोरोजेनस टिश्यू कहलाएगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका किसका होगा भाई? ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपका है माइक्रोस्पोरेंजिया का, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये स्ट्रक्चर किसका है? माइक्रोस्पोरेंजिया का। अब यहां पे आपको क्या किया है, ये इतना पार्ट को जूम करके दिखाया है। बाहर की तरफ एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर। मिडल लेयर के बारे में याद रखना कि ये 1 से 3 लेयर तक हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखेंगे जो कि आगे जाकर पॉलन ग्रेन बनाएगा। देन आपको टेपेटम दिखेगा जो कि इनर मोस्ट लेयर है। बात करते हैं कि भाई स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, तो कह रहा है ग्रुप ऑफ कंपैक्टली पैक्ड होमोजेनस सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। ग्रुप ऑफ कंपैक्टली पैक्ड होमोजेनस सेल आर कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, चुटचुस के भरे हुए होते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। समझ में बात? और ये कैसा होता है? ये होता है तुम्हारा डिप्लॉयड। कैसा होता है? डिप्लॉयड। यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स भरे होते हैं। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? अब इस सब का एनसीईआरटी रीड कराएंगे। देखो एनसीईआरटी पढ़ो, क्या कह रहा है एनसीईआरटी? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कितना लेयर होता है भाई? 4 वॉल लेयर्स होता है। कौन कौन सा? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, 4 वॉल लेयर होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का। और इसे हम लोग एंथर वॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्त? एंथर वॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे एंथर वॉल भी लिख देता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि काटे किसको है? एंथर को काटे। समझ में? द आउटर 3 वॉल लेयर, बाहर के जो 3 वॉल लेयर हैं,
परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। उनका काम क्या है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और मदद करेंगे डिहाइसेंस ऑफ एंथर में, यानी एंथर के खुलने में और पॉलन ग्रेन ताकि रिलीज कर पाए, टू रिलीज द पॉलन, ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज कर पाए। कह रहा था इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम। इनर मोस्ट जो है वो कौन है, टेपेटम। ये क्या करता है, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन हमारा डेवलप कर रहा है उसको क्या करता है, नरिशमेंट पहुंचाता है, उसको क्या करता है, नरिशमेंट पहुंचाता है। अब देखो क्या कह रहा है कि सेल ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। इसका जो सेल्स होता है उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है। डेंस का मतलब क्या है, डेंस का मतलब यह है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत तेजी से चलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे तेजी से चलते हैं दोस्त, मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे तेजी से चलते हैं। भैया मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं आता है, इधर देख, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चल रहे हैं उन सब को मिलाकर हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और उनमें से किसी एक रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया बात। तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है तेजी से चल रहे होते हैं, एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। और इसमें जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टेपेटम है वो क्या है मेरे भाई, वो या तो बाई न्यूक्लिएट है या फिर मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट है, या तो बाई न्यूक्लिएट है या तो मल्टी न्यूक्लिएट है। यानी इनमें क्या होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है। इनके जो सेल्स होंगे टेपेटम के, उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या यहां तक क्लियर है। ए मैच्योर डिहाइज्ड एंथर, ये आपका एक मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्या होता है, पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। समझ है बात, अभी आपको समझ में आएगा और आगे हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका मैच्योर डिहाइज्ड एंथर है। यहाँ पे ये बात याद रखना है मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही बच जाता है। 4 वॉल लेयर था ना हमारे पास, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही एक मैच्योर एंथर में रहता है। एंडोथीशियम एक मैच्योर एंथर में प्रेजेंट होता है। बाकी जो मिडल लेयर और टेपेटम था वो यूज्ड अप हो जाता है। मिडल लेयर एंड टेपेटम, मिडल लेयर और जो टेपेटम है वो क्या होता है, यूज्ड अप हो जाता है, वो इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर बात, खत्म हो जाता है। एपिडर्मिस एंडोथीशियम जो है आपके मैच्योर एंथर में भी देखने को मिलता है। क्लियर है बात, यहां तक एकदम सेट है। अब देखो, अब हम लोग बनाने वाले पॉलन ग्रेन। क्या बनाने वाले, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है भाई, मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब, मेल गैमेटोफाइट का मतलब वैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट हो। क्या बोला हमने, मेल गैमेटोफाइट का मतलब वैसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या प्रेजेंट हो, मेल गैमेट प्रेजेंट हो, उसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और हम लोग वही बनाने के लिए अब निकल रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये स्पोरोजिनस सेल है। ये स्पोरोजिनस सेल कहां से आया भैया, ये स्पोरोजिनस सेल कहां से आया, देखो इधर, यहां से आया। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो हमारे पास सेल थे, स्पोरोजिनस सेल, यहां से हमने स्पोरोजिनस सेल को निकाला। क्या किया भाई, स्पोरोजिनस सेल को निकाला। स्पोरोजिनस सेल को निकाला। स्पोरोजिनस सेल, वो स्पोरोजिनस सेल जिनके पास क्षमता होता है कि वो आगे जाके क्या बना पाए, आगे जाकर पॉलन ग्रेन बना पाए, उन्हें हम लोग पॉलन ग्रेन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। पॉलन ग्रेन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। पॉलन मदर सेल, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। समझ में आया। अब ये पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस करते हैं। मियोसिस आप लोग को पता है कि मियोसिस जो है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो पार्ट्स में होता है, मियोसिस डिवीजन। तो हमने क्या किया, पहले मियोसिस 1 किया। जब मियोसिस 1 किया तो हमारे पास 1 से 2 सेल बना। हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस किया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो बना माइक्रोस्पोर डायाड। क्या बना भाई, माइक्रोस्पोर डायाड। जब हमने मियोसिस 2 किया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये हमारा पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये हमारा डिप्लॉयड है, बिकॉज ये भी हमारा डिप्लॉयड है, हमने बताया अभी, क्योंकि स्पोरोजिनस सेल डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। लेकिन जब हम मियोसिस कर लिए तो ये जो सेल बना वो हमारा कैसा होगा दोस्त, हैप्लॉयड होगा। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में से, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर का क्लस्टर माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है।
समझ बात। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर है, उनमें से एक माइक्रोस्पोर को मैंने निकाल लिया, उनमें से एक माइक्रोस्पोर को मैंने क्या किया, निकाल लिया। यहाँ पे मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड है, यहाँ पे से मैंने एक माइक्रोस्पोर को क्या किया है, निकाल लिया है। यहाँ तक क्लियर है, एक माइक्रोस्पोर को यहाँ पे से निकाल लिया। अब देखो होता क्या है, समझोगे। समता चारों के पास है कि आगे जाके पॉइंट गेन बना ले, गौर से सुनोगे। समता चारों के पास है कि आगे जाके पॉइंट गेन बना ले, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को निकाल के दिखा रहे हैं। क्लियर है बात। अब यहां से मैंने एक को निकाला, एक माइक्रोस्पोर को निकाला। माइक्रोस्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब एक बात को याद रखना, इस पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से इस माइक्रोस्पोर का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है दोस्त, ये आपका कहलाता है, ये मान लीजिए मेरे पास पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और इससे माइक्रोस्पोर का बनना, किसका बनना, माइक्रोस्पोर का बनना, किसके द्वारा, थ्रू मियोसिस। मियोसिस होकर क्या कहलाता है दोस्त, ये आपका कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहां तक का जो आपका प्रोसेस है वो क्या कहलाया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाया। लेकिन हमको क्या बनाना है, पॉलन ग्रेन। हम निकले हैं पॉलन ग्रेन बनाने के लिए और बनाते हैं पॉलन ग्रेन। देखो माइक्रोस्पोर में हमने क्या भैया, माइटोसिस, बिकॉज हैप्लॉइड में मियोसिस कर नहीं सकते। अरे हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइक्रोस्पोर में मैंने किया माइटोसिस। जब माइटोसिस किया तो एक सेल से बना दो सेल। दो सेल जो हमारे पास बना है उसमें हमारे पास एक सेल जो है वो बड़ा होता है जिसे हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और एक सेल जो है वो छोटा होता है जिसे हम लोग जनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। आगे क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलन ग्रेन। क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, पॉलन ग्रेन है। आपको और डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी एग्जाम का टाइम है इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट मारा है। यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स की वजह से एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है। ये सब बात छोड़ो, कचरा इधर देखो, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जो है वो तुम्हारा 2 सेल्ड का है, 2 सेल्ड स्टेज का पॉलन ग्रेन है। इसमें एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल। होता क्या है कि जनरेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है और तब हमारे पास एक पॉलन ग्रेन बनते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है भाई, जिसमें हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होता है, और यहाँ पे हमारे पास वेजिटेटिव सेल होता है। अब ये पॉलन ग्रेन हमारा 3 सेल स्टेज का हो गया, 3 सेल स्टेज का पॉलन ग्रेन हो गया। क्लियर है बात, 3 सेल स्टेज का पॉलन ग्रेन हो गया। अभी इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ एक और लेयर होता है इंटाइन, और फिर एक और एक लेयर होता है एक्साइन। इस तरीके से पॉलन ग्रेन हमारा डबल लेयर होता है, उसके स्ट्रक्चर पे अभी हम लोग बात करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है। स्पोरोजिनस सेल था, स्पोरोजिनस सेल, वो स्पोरोजिनस सेल जो आगे जाकर हमारा पॉलन ग्रेन बना सके, उसे हम लोग पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा डिप्लॉयड होता है, इसमें हम मियोसिस करते हैं। तो पहला मियोसिस जो है, मियोसिस 1 से माइक्रोस्पोर डायड बनता है, माइक्रोस्पोर डायड से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड से हम लोग एक माइक्रोस्पोर को निकाल लेते हैं जो कि हैप्लॉयड होता है। अब इस माइक्रोस्पोर में मियोसिस कर नहीं सकते तो माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस करते हैं तो हमारे पास 2 सेल बनता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। जनरेटिव सेल एक्सप्लोड करता रहता है ना, तैरता रहता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे माइटोसिस करते हैं जनरेटिव सेल में, किसमें, जनरेटिव सेल में। याद रखना किसमें माइटोसिस होगा, जनरेटिव सेल में माइटोसिस करते हैं। तो हमारे पास 2 मेल गैमेट बनता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। इस तरीके से हमारे पास 3 सेल स्टेज का पॉलन ग्रेन बनता है। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है। इसके बाहर एक लेयर होता है इंटाइन, उसके बाहर एक और लेयर होता है एक्साइन। अब आगे देखेंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और देखो उससे पहले यहाँ पे नोट देखो। नोट क्या है मेरे दोस्त, नोट में कह रहा है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो है वो आपके 2 सेल स्टेज के होते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो है वो आपके 2 सेल स्टेज के होते हैं। मतलब बचा कितना, 40%। 40% में आपके 3 सेल स्टेज के होते हैं। बचे हुए 40% में आपके 3 सेल स्टेज के होते हैं। पढ़ लो, कह रहा है इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स, और 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड 3 सेल स्टेज। और पॉलन ग्रेन जो है हमारा वो 3 सेल स्टेज का हो जाता है। याद रखना कौन डिवाइड कर रहा है, जनरेटिव सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन डिवाइड करता है, कहा गया जनरेटिव सेल है, इधर मिल। हाँ देखो, जनरेटिव सेल जो है ये तुम्हारा डिवाइड करता है और आगे जाकर 2 मेल गैमेट बनाता है।
दो मेल गैमेट बनाता है। इस तरीके से 3 सेल स्टेज का हमारा पॉलन ग्रेन हो जाता है। क्या यहां तक क्लियर? नाउ डिफरेंस देख लेते हैं वेजिटेटिव सेल और हमारा जेनरेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो इरेगुलर लार्ज न्यूक्लियस होता है, बड़े साइज का जैसा तैसा न्यूक्लियस होता है, जैसे तैसे इस तरीके रैंडमली, है ना। फूड रिजर्व किया रहता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है और ये बिगर होता है यानी बड़ा होता है साइज में। जेनरेटिव सेल की बात करें तो स्पिंडल शेप होता है और स्मॉल साइज का होता है, फ्लोट करते रहता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है, तैरते रहता है, कौन? जेनरेटिव सेल। और यही जेनरेटिव सेल आगे जाकर, लिख देते हैं भाई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर दो मेल गैमेट बनाता है, आगे जाकर दो मेल गैमेट बनाता है। क्लियर है? और फिर हमारा पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज का हो जाता है। नाउ रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी भाई। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर सेल के पास यह क्षमता होता है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसे हम लोग पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। The process of formation of microspore from pollen mother cell PMC through meiosis, meiosis के थ्रू क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या मैंने ये बताया? क्या मैंने ये बताया? मैंने कहा था कि माइक्रोस्पोर का बनना पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेयोसिस के थ्रू, किसके थ्रू? मेयोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहां तक क्लियर है? The microspore as they formed are arranged in cluster of 4 cells, 4 सेल्स का क्लस्टर बनाता है, इसे हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। As the anther mature and dehydrate, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, the microspore dissociate from each other, माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग होंगे and develop into pollen grains, और डेवलप कर जाएंगे pollen grains में। किसमें? pollen grains में। कह रहा है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, सेवरल यानी कि कई हजारों माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन आर फॉर्म, कई हजार तुम्हारे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनते हैं। दैट आर रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, और ये रिलीज हो जाते हैं जब एंथर खुलता है। क्या यहां तक सेट है? ना मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये होता क्या है भाई? इसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। याद रखना ये मेल गैमेट्स नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है। ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब, मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है भैया इसमें मेल गैमेट होगा, इसमें मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट होगा। क्लियर है बात? साइज की बात करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का हो सकता है। शेप की बात करें तो स्फेरिकल, राउंड, सर्कुलर आपका शेप इसका हो सकता है। क्लियर? बेसिक था। और देखो अब यहाँ पे एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। मैच्योर पॉलन ग्रेन का जो आपका स्ट्रक्चर है ये आधा अधूरा है, इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है? चलो दिखाना है बढ़िया से। चलो अब देखो मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके एग्जाम में जो सवाल आया है वो एकदम बच्चा वाला सवाल आया है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? अभी नहीं, बाद में पूछेंगे। ठीक है? तुम ही बताना। देखो क्या होता है, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है। मैच्योर पॉलन ग्रेन में जो आउटर लेयर है उसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एक्साइन। और इनर लेयर को हम लोग इंटाइन कहते हैं। फिर से सुनो, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। क्या ये क्लियर है? एक्साइन जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? डिसकंटिन्यूअस आउटर लेयर। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसका बना होता है मेरे भाई? ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। जो आप बाहर की तरफ लेयर देखें जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया वो आपका एक्साइन लेयर है, डिसकंटिन्यूअस है। देखो कहीं कहीं पे नहीं है, कहीं कहीं पे नहीं है, इस वजह से इसे क्या कहा? डिसकंटिन्यूअस आउटर लेयर कहा, और बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसमें रेसिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब इंटाइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटाइन की। अगर इंटाइन की बात करें तो इंटाइन क्या है? कंटिन्यूअस थिन इनर लेयर, अंदर की तरफ होता है और कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है।
बना होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन का। किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन का ये लेयर आपका बना होता है। क्लियर? अब इसके अंदर की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है हमारे पास जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। इसके ऊपर चर्चा हमने पहले कर लिया है। अब जहां पे जो हमारा एक्साइन लेयर नहीं है, जहां पे तुम्हारा एक्साइन लेयर नहीं है, उस जगह को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर। वेयर स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन एब्सेंट, वो जगह जहां पे स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन तुम्हारा एब्सेंट होगा, उस एरिया को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर। और इसी जर्म पोर से क्या होता है? पॉलन ट्यूब निकलता है। और पॉलन ट्यूब जो है मेरे दोस्त, पॉलन ट्यूब जर्म पोर से निकलता है। जर्म पोर से निकलता है और बनाता कौन है? बनाता है इंटाइन। बनाता कौन है? इंटाइन। इंटाइन जो है इस तरीके से पॉलन ट्यूब को बनाता है। इस तरीके से किसको बनाता है? पॉलन ट्यूब को बनाता है। और जर्म पोर से तुम्हारा पॉलन ट्यूब निकलता है। तो जर्म पोर क्या है? जर्म पोर वो जगह है जहां स्पोरोपोलिनिन या फिर एक्साइन एब्सेंट हो। क्लियर है बात? वो जगह है जहां स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन एब्सेंट हो। अब सुनो सवाल, अब हमको बताओ कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, ट्रिपल लेयर है, या फिर तुम्हारा नॉन ऑफ दिस? बताओ, सिंगल लेयर, डबल लेयर, या फिर ट्रिपल लेयर, या फिर नॉन ऑफ दिस? भैया अब तो कोई अंधा भी देख के बता देगा कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो डबल लेयर है। एक है हमारा एक्साइन और दूसरा है हमारा इंटाइन। खत्म, दो लेयर है भाई, एक एक्साइन और एक इंटाइन। तो यही सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, और पूछा था ये कि बताओ पॉलन ग्रेन इज सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, नॉन ऑफ दिस? तो याद रखिएगा पॉलन ग्रेन हमारा डबल लेयर होता है, एक होता है एक्साइन, दूसरा होता है इंटाइन। लिख देते हैं मेरे भाई, पॉलन ग्रेन हमारा कैसा होता है? डबल लेयर होता है। डबल लेयर होता है। कैसा होता है दोस्त? डबल लेयर हमारा पॉलन ग्रेन होता है। यहां तक क्लियर? चलो माइक चेक कर लेते हैं भाई, आवाजें नहीं आवेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो अब देखो क्या कह रहा है। नोट, pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma और bronchitis etc. अब कुछ pollen grain ऐसे होते हैं जैसे पार्थीनियम, कैरोट ग्रास के, है ना, पार्थीनियम या कैरोट ग्रास के जो pollen grain है ना, ये आए कैसे थे? हम लोग व्हीट यानी गेहूं इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसके साथ साथ हमारा ये पार्थीनियम कैरोट ग्रास जैसा बला आ गया। बला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करते हैं? एलर्जी करते हैं। वो आस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्रोंकाइटिस के लिए। ब्रोंकाइटिस का मतलब आइटिस माने सूजन, और ब्रोंकाई में सूजन यानी ब्रोंकाइटिस। इन सभी के लिए, इन सभी डिसऑर्डर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में बात? तो जो हमारा पार्थिडियम है कैरोट ग्रास, ये क्या करता है भाई? पॉलन एलर्जी करता है। दैट केम इनटू इंडिया, ये इंडिया कैसे आया? कंटामिनेट विद इंपोर्टेड व्हीट। किससे आया भाई? जब हम व्हीट मंगा रहे थे, गेहूं मंगा रहे थे। हैज बिकम यूबिक्यूटियस, यूबिक्यूटियस तेजी से फैल गया, एंड काउज पॉलन एलर्जी, और पॉलन एलर्जी करने लगा। अब कह रहा है पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन एक बात और है कि पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके वजह से क्या किया गया? एथलीट्स को इसको दिया गया। ठीक है, दैट्स व्हाई यूज एज फूड सप्लीमेंट, इसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट के तरह किया जाता है। फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप के फॉर्म में आता है। याद रखिएगा कहां? वेस्टर्न कंट्री में। वेस्टर्न कंट्री में पॉलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। एज अ फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आया? एज अ टैबलेट, एज अ सिरप। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, pollen grain आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, इस वजह से ये क्या करते हैं? एथलीट्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। एंड रेस हॉर्सेस के। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो याद रखना, वेस्टर्न कंट्री में एज अ फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन जब निकला एंकर से, तो कितने देर तक का उसके पास ये क्षमता है कि दूसरे के स्टिग्मा पे जाकर, फीमेल जो फ्लावर है ना, उसके स्टिग्मा पे जाकर वो वहां जाकर फर्टिलाइजेशन कर सके।
उतने देर का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। समझो कि क्या कह रहा है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, चारों तरफ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी है वो क्या होगा। देखो सवाल कहां से आता है, सवाल यहां से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे सीरियल्स यानी अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, है ना, इन सब में लेस देन 30 मिनट या फिर 30 मिनट जो है पॉलन वायबिलिटी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, इसमें जो पॉलन वायबिलिटी है या तो 30 मिनट से कम होगा या 30 मिनट तक का हो सकता है। इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेंसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ, ये आपके महीनों तक चलते हैं। याद रखो, रिलैक्सो चप्पल खरीदते हो तो महीनों चलाते हो, बस याद रखना रिलैक्सो, 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 समझे बात, रिलैक्सो चप्पल खरीदते हो तो महीने तक चलाते हो, यानी रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी मंथ तक का इसका वायबिलिटी होता है। नोट में कह रहा है टू कीप एनी सेल वायबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर हमको किसी सेल को लंबे समय तक के लिए रखना है तब उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या कह रहा है, टू कीप एनी सेल वायबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए वी कीप दैट सेल इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे रखते हैं भाई, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर कर सकते हैं पॉलन ग्रेन को, स्पर्म को, सीमेन को, सीड को, एक्सेट्रा। इन सभी को लंबे समय तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है? लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे इन सब को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जहां स्टोर करके रखते हैं वो तुम्हारा सीड बैंक, पॉलन बैंक ये सब कहलाता है। ठीक है, अब देखो सवाल आ गया, सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको बताना है कि कौन माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से किया होगा तो आपका इजी बन जाएगा। एंडोथीशियम, टेपेटम, एपिडर्मिस या माइक्रोपाइल। देखो यहाँ पे तुमको हम दिखाते हैं पहले माइक्रोस्पोरेंजियम का शकल। शकल दिख जा, दिख गया। देखो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, टेपेटम है, मिडल लेयर है। क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है, देखो क्या नहीं है सवाल। देखो एंडोथीशियम था, टेपेटम था, एपिडर्मिस था, माइक्रोपाइल नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन पार्ट माइक्रोस्पोरेंजियम का नहीं है? माइक्रोपाइल जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम ये सब पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। देखो इंपॉर्टेंट है ना, पूछा हुआ है, कब पूछा है, 2024 में। Which of the following cell divides to form 2 male gametes in angiospermic plants? Angiospermic plants में कौन से सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाते हैं? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर? तो हमारा राइट आंसर होगा जनरेटिव सेल। हम लोग अभी अभी पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्या यहाँ तक एकदम सेट है? आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए, शेयर चाहिए दोस्त। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।